हेलो, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने बुद्ध युद्ध को त्याग किया। ठीक है? अब इसमें सबसे पहले क्या दिया है, किसके बारे में दिया हुआ? अशोक सम्राट के बारे में। तो पहले उस अशोक सम्राट से पहले इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। इससे पहले जो भी मैंने आपको पढ़ाया क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक में, तो उसमें क्या बताया गया था आपको कि सबसे पहले जो प्रारंभिक मानव थे, वो क्या करते हैं, गाँव में रहना शुरू करते हैं। गाँव से धीरे-धीरे क्या होते हैं कि थोड़ा बड़े एरिया बनते हैं, तो उनको क्या बोला गया, जनपद। और जो कुछ प्रमुख क्षेत्र बने, उनको क्या बोला गया फिर, महाजनपद। लेकिन अब क्या होता है कि धीरे-धीरे क्या बनने लगे, साम्राज्य। साम्राज्य क्या होता था कि एक काफ़ी बड़े क्षेत्र में कोई व्यक्ति शासन करता था, तो वो क्या कहलाता था, साम्राज्य। उसमें क्या रहेगा कि कई नगर रहेंगे और कई गाँव रहेंगे उसमें, ठीक है? एक सीमित क्षेत्र नहीं रहेगा, एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है, साम्राज्य, ठीक? अब ये जो सम्राट अशोक के टाइम पर जिस क्षेत्र में वो क्या करता था, राज्य करता था, वो क्या था, एक बहुत बड़ा राज्य, ठीक है? जिसको क्या, एक साम्राज्य ही कहा जाता था, ठीक? हम जिन शेरों के चित्र रुपये और पैसों पर देखते हैं, ये जो शेर हैं ये किस पे आते हैं आपके? इनके चित्र रुपये और पैसों पर। उनका एक लंबा इतिहास है। इन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो ये जो चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। सारनाथ में जो है इस प्रकार का एक विशाल स्तंभ बनाया गया है। अब ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था सम्राट अशोक के निर्देश पर। इसी तरीके के कई स्तंभों पर पत्थरों का अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। ये किसके द्वारा करवाए गए थे? सम्राट अशोक के द्वारा ही, ठीक। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। तो उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, ये चीज़ समझते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक जो विस्तृत क्षेत्र पर कोई राजा राज करता है तो उसे साम्राज्य कहा जाता था, ठीक। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो अशोक को जो क्षेत्र मिला था जिस पे वो राज करते थे, तो वो जो है उस क्षेत्र की नींव किसने रखी थी सबसे पहले? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि अशोक के क्या लगते थे? दादा। आज से लगभग कितने साल पहले? 2300 साल पहले रखी थी। अब ये किनकी सहायता से रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किनकी सहायता से? चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता से की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र, तो चाणक्य ने क्या है, एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, चाणक्य के द्वारा, ठीक। किताब में मिलते हैं जिसमें क्या है, चाणक्य अपने विचार लिखता है। विचार लिखे हुए हैं चाणक्य ने कि किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया जाना चाहिए। इसमें दिया है एक वंश। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक दूसरे के बाद एक राजा बनते हैं, ठीक है? एक कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे क्या होगा कि एक ही वंश के उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, बेटे के बेटे राजा बनते जा रहे हैं, तो वो एक ही वंश के राजा कहलाएँगे। मौर्य वंश में जो है 3 प्रमुख राजा हुए हैं। एक सर्वप्रथम राजा बने थे चंद्रगुप्त, फिर उनका बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था पुत्र था अशोक। ये 3 प्रमुख राजा रहे मौर्य साम्राज्य में, ठीक। नेक्स्ट रहेगा आपका टॉपिक, इसमें दिया है साम्राज्य में बहुत से नगर थे। तो जो सम्राट अशोक के टाइम पे जो साम्राज्य था उसमें क्या थे, बहुत से नगर थे। अब उन नगरों में से जो प्रमुख नगर थे, एक तो थी राजधानी पाटलिपुत्र और 2 अन्य राजधानियाँ थी उज्जैन और तक्षशिला। ये प्रमुख नगर थे उस समय के। तक्षशिला उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो तक्षशिला अगर आप मैप में देखोगे तो वो कहाँ पर है? यहाँ। तो यहाँ से क्या जाना है, उत्तर पश्चिम भाग में जाना है भारत के। तो भारत यहाँ, उत्तर दिशा ये, पश्चिम ये और यहाँ जाना है। तो कहाँ से होते जाते थे? तक्षशिला से होते हुए जाते थे। और मध्य एशिया मतलब कि एशिया का ये वाला भाग, यहाँ पर एशिया रहेगा। तो यहाँ भी जाना है, तो यहाँ से तो क्या है, हिमालय क्षेत्र है, यहाँ से जा नहीं सकते। तो लोग क्या करते थे, तक्षशिला तक्षशिला से होते हुए
तो यहाँ पे सुलेमान किरतर पहाड़ियाँ पार करते हुए मध्य एशिया में पहुँच जाते थे, ठीक है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के रास्ते में पड़ता था। दूसरा एक और शहर था जिसका नाम क्या था, उज्जैन। वो किस लिए प्रमुख था, क्योंकि वो उत्तर भारत से अगर किसी को दक्षिण भारत में जाना है तो वो कहाँ से होते हुए जाता था, उज्जैन से होते हुए। ये क्या आपका उत्तर भारत। अब यहाँ से इस भाग में जाना है दक्षिण भारत में, तो व्यक्ति क्या करते थे, यहाँ से चलना शुरू, तो ये उज्जैन और उज्जैन से होते हुए दूसरे भाग में भारत के पहुंच जाते थे, ठीक है। अब ये जो नगर थे, ये नगर में जो अधिकतर व्यक्ति रहा करते थे वो कौन रहा करते होंगे, व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। अब ये जो साम्राज्य है, साम्राज्य जो ये क्षेत्र दिख रहा है पूरा, यहाँ से लगभग म्यांमार मिलाते हुए इस तरीके से पूरा नेपाल मिलाते हुए यहाँ से ये, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ ईरान का भाग मिलाते हुए, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से इस तरीके से ये ये नीचे का ये वाला भाग छोड़कर इतने भाग में जो है किसका राज्य था, आपके सम्राट अशोक का राज्य था, ठीक है। तो ये जो भाग है, अब इनमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ क्षेत्र दिए हैं, उन क्षेत्रों में क्या अलग अलग कलर दिए गए हैं। इसमें जो रेड कलर है तो अभिलेखों के प्राप्ति स्तर, तो ये जो रेड कलर है वहां से क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हुए हैं। सम्राट अशोक जो अभिलेख उत्तीर्ण करवाते थे वो अभिलेख इन क्षेत्रों से मिले हुए हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण नगर, तो उस समय के जो महत्वपूर्ण नगर थे तो एक था पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, तो ये इसमें दर्शाए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर और दिया है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। जो अभी शिलालेख वगैरह मिले हैं वो किससे शो कराए गए हैं, रेड बिंदुओं से। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो उन देशों के मतलब भारत छोड़कर, तो जैसे पाकिस्तान में मिल रहे हैं, अफगानिस्तान में मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आपके ईरान में भी मिलते हैं, यहाँ पर लुम्बिनी वगैरह, लुम्बिनी है तो यहाँ पर मिलते हैं आपके नेपाल में, चीन में मिलते हैं अभिलेख, ठीक। म्यांमार में भी मिलते हैं अभिलेख, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पर दिया है, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। तो ये जो नगर है, तीन प्रमुख नगर, इन नगरों को छोड़कर जो है भारत में सम्राट अशोक के जो साम्राज्य था उस जगह उसमें क्या थे, उस समय कई जगहों पर छोटे छोटे गांव बसे हुए हुए थे, ठीक। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, जहाँ पर लोग फल फूल संग्रहण और जानवरों का शिकार करते थे। ये जो मध्य भारत था यहाँ पर क्या था, जंगल ज्यादा थे और लोग क्या करते थे, फल फूलों का संग्रहण करते थे, ठीक है। और इनकी जो बोलियां भी रहती थी तो वो बोली भी क्या रहती है, अलग अलग रहती थी, पूरे साम्राज्य में अलग ही रहेगी। जैसे पूरब की साइड में जो लोग रह रहे हैं उनकी बोली अलग होगी, पश्चिम की अलग, उत्तर के लोगों की अलग बोली और दक्षिण के लोगों की अलग बोली रही होगी। राज्य साम्राज्य से कैसे बनते, राज्य साम्राज्य से कैसे बनते, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। अब राज्य क्या होता है और साम्राज्य क्या होता है, जैसे इसमें क्या है, ये भाग बांटे हुए हैं। एक उज्जैन शहर है, तो उज्जैन का लगभग मान लीजिए वो इतने क्षेत्र में जो है आपका नियंत्रण करता है, तो यहाँ पर तो एक राज्य बन गया ये। तक्षशिला इतने भाग में नियंत्रण करता है, तो ये दूसरा राज्य बन गया। पाटलिपुत्र इतने भाग में तो नियंत्रण करता ही है और साथ ही साथ में पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साम्राज्य, ठीक है। तो राज्य साम्राज्य जो है राज्यों से क्या होते हैं, बड़े। इसी अब इन पर नियंत्रण करने के लिए ज़्यादा कर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा संसाधन चाहिए तो कर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी कारण कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक। नेक्स्ट दिया है साम्राज्य का प्रशासन। अब ये जो साम्राज्य मैंने अभी आपको बताया, तो इस पर प्रशासन किस प्रकार से होता होगा, तो प्रशासन जो किया जाता था उसको जो है बांट दिया जाता था। जैसे एक उज्जैन है और एक क्या, तक्षशिला, दो इम्पोर्टेंट नगर हैं, और एक पाटलिपुत्र है। तो जो सम्राट होता था वो पाटलिपुत्र पर रह के ही इन सभी पूरे क्षेत्र पर क्या नियंत्रण करता था। लेकिन ये जो क्षेत्र है
ठीक है? उज्जैन, तो उज्जैन पे यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए बार-बार राजा यहाँ नहीं आ सकता, सम्राट, और ना ही वो तक्षशिला जा सकता है। तो वो क्या करता था, गवर्नर की नियुक्ति करता था। गवर्नर अधिकतर कौन होते थे? राजा के पुत्र ही। और जो पुत्र होते थे राजा के, मतलब राजकुमार, तो उनको वो एक सिटी उज्जैन दे देते थे और दूसरी सिटी तक्षशिला। जहाँ पर ये राजकुमार क्या करते थे? राज्य करते थे और इस क्षेत्र में शासन व्यवस्था को सँभालते थे, ठीक? और यहाँ के जो राजकुमार है वो अपने क्षेत्र की शासन व्यवस्था को सँभालता था और इन दोनों क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को यहाँ से राजा भी नियंत्रित करता रहता था, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है साम्राज्य में जो है अ, शासन चलता था उस समय, ठीक है? अब इसके अलावा भी क्या है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। अब जो इतना बड़ा क्षेत्र है, अब उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, क्षेत्र हो जाएगा, उन सभी जगहों पे नियंत्रण करना क्या था, राजाओं को थोड़ा मुश्किल था। इसलिए वो क्या करते थे, ज़्यादातर बस मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखते थे, ठीक है? और बाकी जो है जंगल वगैरह वो सभी जगह पर नियंत्रण नहीं रखते थे, ठीक? नेक्स्ट दिया है आपका, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। अब जिन क्षेत्रों पर राज्य किया जा रहा है, तो वहाँ से जो भी कर मिलता था या भेंट मिलता था, उन सबको इकट्ठा किया जाता था। अब उदाहरण के लिए इसमें दिया है अर्थशास्त्र में, यहाँ लिखा है कि उत्तर-पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था, तो वहाँ से कंबल मिलते होंगे। दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, तो वहाँ से ये इन चीज़ों कर के रूप में सोना मिलता होगा और कीमती पत्थर, ठीक है? और संभव है संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना क्या होता है? एक कर हुआ और एक नजराना। कर क्या होता है कि जैसे कंटिन्यू तरीके से दिया जाता है कि मान लीजिए क्या है आपको कि फसल होने के बाद में कर देना ही है। और नजराना क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसे किसी प्रकार से किसी क्षेत्र में लाभ मिल रहा है, तो वो अपने खुशी से राजा को क्या करता था, नजराना देता था। अब ये रेगुलर नहीं होता था। जब मान लीजिए उसे इस साल बहुत ज़्यादा लाभ हुआ तो उसने नजराना दे दिया, अगले साल उसे हानि हो गई तो फिर वो क्या नजराना नहीं देगा, ठीक है? राजधानी में सम्राट, यहाँ पर क्या है, आपको बताया गया है कि राजधानी में जो है सम्राट किस प्रकार से रहते थे। तो एक जो है दार्शनिक थे, मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आए हुए थे, जो कहाँ से आए थे, पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये जो सेल्यूकस निकेटर है, वो चंद्रगुप्त के जो है एक प्रकार से जो है ससुर थे। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से ही चंद्रगुप्त की शादी हुई थी, ठीक है, राजा चंद्रगुप्त की। अब इन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, चंद्रगुप्त के राज्य में एक दार्शनिक को पहुंचाया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी कि भारत में किस प्रकार से राजा रहते हैं। उसी का एक विवरण दिया गया है कि भारत में राजा कैसे रहते थे, किस प्रकार से वो लोगों के बीच जाते थे, ठीक है? तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट दिया है और अंत में ये रहने दीजिए। अब नेक्स्ट दिया आपका अशोक एक अनोखा सम्राट। तो अशोक के बारे में कुछ बातें और बता देता हूँ जो इसमें नहीं दी गई हैं। तो जो सम्राट अशोक है, तो उनका जो जन्म हुआ था सन 304 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व, ठीक है? और इनका जो पूरा नाम है, वो नाम था देवनंक प्रिय अशोक मौर्य। इनका ये पूरा नाम है, ठीक है? ये लोग आप नोट डाउन और कर लीजिएगा। अब इनकी जो माता थी, माता का नाम था इनका शुभद्रांगी, या इन्हीं को जो है धर्मा भी कहा जाता है, रानी धर्मा। और पिता तो मालूम है, ये पिता थे इनके बिंदुसार, बिंदुसार। नेक्स्ट है कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, तो राज्याभिषेक हुआ था इनका 217 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक राज्याभिषेक हुआ था 270 सॉरी ईसा पूर्व में। और साथ ही साथ में इनका जो शासनकाल रहा, शासनकाल मतलब कब से लेकर इन्होंने कब तक
शासन किया? तो इन्होंने शासन किया 269 ईस्वी से ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है? मतलब इनका राज्याभिषेक तो पहले ही हो चुका था, लेकिन 1 साल क्या हुआ कि इनको जो है गद्दी पर नहीं बैठ पाए थे। 1 साल तक इनको वेट करना पड़ा, फिर 269 से इन्होंने राज्य चलाना शुरू किया और इनका जन्म स्थल और मृत्यु स्थल एक ही है, पाटलिपुत्र, जो इनकी राजधानी थी, ठीक है? वहीं पर इनका जन्म हुआ और वहीं इनकी मृत्यु हुई। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश में जो 3 प्रसिद्ध शासक बताए गए हैं, आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? अशोक। यह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अब ये इन्होंने क्या किया कि जो इनके विचार थे या संदेश थे कि मैं लोगों के लिए क्या करना चाहता हूँ या लोगों को कैसे रहना चाहिए, तो ये सारे विचार इन्होंने क्या किए, अभिलेखों के द्वारा जनता तक पहुंचाना शुरू किए। ये पहले शासक थे ऐसे। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, उनकी जो भाषा है वो कैसी है? प्राकृत, और लिपि कौन-सी है? ब्राह्मी, ठीक है? लिपि अलग चीज़ होती है और भाषा अलग होती है। जैसे जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो वो भाषा कौन-सी है? हिंदी। और जो ये मैंने लिखे हैं, इसे बोलते हैं देवनागरी लिपि, या ये जो लिखी हुई है ये लिपि, वो कौन-सी है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है? और भाषा कौन-सी बोल रहा हूँ? हिंदी। इसी प्रकार से अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए हैं, उनमें अधिकतर क्या है? प्राकृत भाषा यूज़ की गई है और ब्राह्मी लिपि में उनको लिखा गया है, ठीक? अब अशोक के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई है, वो ये है कलिंग का युद्ध। तो राजा बनने के बाद में क्या होता है कि अशोक क्या देखते हैं कि भारत का एक क्षेत्र है कलिंग। कलिंग किस क्षेत्र में पड़ता है आपका? जो उड़ीसा है, तो उड़ीसा का तटवर्तीय क्षेत्र, जो उड़ीसा है और इसका ये तटवर्ती है, तट के समीप वाला क्षेत्र, इसको बोला जाता है कलिंग, ठीक है? तो ये क्षेत्र क्या था? सम्राट अशोक के नियंत्रण से बाहर था और यहाँ पर क्या है कि जो है अच्छे किस्म के हाथी भी मिलते थे। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक ने सोचा कि ये क्षेत्र अगर मेरे नियंत्रण में हो, तो हाथियों की जो सेना में आरती चाहिए, तो वो उनकी आपूर्ति आसानी से हो जाएगी। तो तो फिर क्या होता है, सम्राट अशोक कलिंग पर युद्ध करते हैं, आक्रमण करते हैं। उस आक्रमण में क्या होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। लगभग 1.5 लाख बंदी बनाए गए थे और 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब इन सबको देखते हुए उन्हें क्या हुआ, अपार दुःख हुआ। जिसके बाद में ये क्या सोचते हैं कि अब मैं आज के बाद में कभी युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है? उसके बाद में वो एक जो है धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतूँगा, ना कि बलपूर्वक, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि अशोक जो है युद्ध छोड़कर लोगों को जीतने के लिए क्या कौन-सा मार्ग अपनाता है? धम्म, ठीक? अब जो धम्म है, धम्म जो एक संस्कृत शब्द का अर्थ है। संस्कृत शब्द है धम्म और जिसका अर्थ क्या होता है? धर्म, ठीक है? संस्कृत शब्द सॉरी कौन-सा है? धर्म, और जिसको प्राकृत प्राकृत भाषा में बोला जाता है धम्म, ठीक है? नेक्स्ट दिया है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक? आज के टाइम पे भी जो तटवर्ती उड़ीसा का भाग है उसे कलिंग ही कहा जाता है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है? अब अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब कि अशोक का जो धर्म यानी कि धर्म, उन्होंने जो फैलाना चाहे उसमें किसी प्रकार से ना कोई पूजा करने की ज़रूरत है किसी देवता की, ठीक है? और ना कोई किसी जानवर की बलि वगैरह देने की ज़रूरत है, ठीक? तो उन्होंने तो क्या देखा कि एक तो उन्होंने जो है शिक्षा जो दी, वो किस प्रकार से, जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे से व्यवहार से शिक्षा देता है, उसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि मैं भी क्या हूँ, एक राजा हूँ और मेरी जो सारी प्रजा है वो क्या है, मेरे बच्चे संतान के रूप में। तो जैसे पिता बच्चों को समझाता है कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए अच्छी तरह से, उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश की और ये जो थे वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। सम्राट अशोक किसके उपदेशों से प्रेरित हुए? बुद्ध के, ठीक है, भगवान बुद्ध के। बाद में जाके सम्राट अशोक जो है एक धर्म को अपनाएंगे, जिस वो धर्म कौन सा रहेगा?
बुद्ध धर्मी, ठीक है? अब उन्होंने क्या देखा कि जो उनका साम्राज्य है उसमें लोग आपस में लड़ते हैं, ठीक? परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, पड़ोसियों में लड़ाइयाँ होती हैं या फिर कई प्रकार के आडंबर चल रहे हैं, मतलब कि कई प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं जिसमें क्या है जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को सम्राट अशोक ने कहा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, गलत हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप करने से आप क्या कर रहे हो, अपना स्वयं का ही नुकसान कर रहे हो। इससे बेटर तो आपको क्या करना चाहिए, एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिलकर रहना चाहिए। तो सम्राट अशोक ने ये जो विचार थे अपने, तो ये विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या किया कि राजा ने जो है आपके इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों 1 मिनट ये रहा। राजा ने क्या किया उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह-जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, ठीक है? और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो वो उनके लिए भी अधिकारी नियुक्त किए, जो अभी लोगों पे राजा ने जो निर्देश दिए, वो लोगों को पढ़कर बताते थे कि आपको किस प्रकार से रहना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया सम्राट अशोक ने धम्म के विचार दूर-दूर तक पहुँचाने के लिए उन्होंने जो है अलग-अलग लोगों को सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका भी पहुँचाए दूत अपने। श्रीलंका में उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को पहुँचाया था, ठीक है? इन्होंने जो है सड़कें बनवाई, कुएँ खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की, ठीक है? जिन चीज़ों से व्यक्ति का क्या हो सकता है लाभ, तो इसी प्रकार के कार्य सम्राट अशोक ने करवाए। नेक्स्ट दिया है अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। यहाँ पर क्या दिया है, सम्राट अशोक ने लोगों के लिए क्या संदेश दिया था, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप वीडियो पॉज़ करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और दी है, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश मतलब सम्राट अशोक ने जो धर्मादेश दिए थे, आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है? ये किसके द्वारा कहा गया है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक? नेक्स्ट इसमें एक चीज़ टॉपिक और रह गया, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ये मूर्ति जो है कहाँ से मिली है? बिहार के रामपुरा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। ठीक है? जो कि आज के टाइम पर कहाँ पर रखी हुई है? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है? नेक्स्ट दिया है यहाँ पर ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो थी, वो जो है आरंभिक ब्राह्मी लिपि ये थी। इसी ब्राह्मी लिपि से जो है भारत की अन्य लिपियाँ बनी हैं, जैसे देवनागरी लिपि, बांग्ला, मलयालम और तमिल। ब्राह्मी लिपि में आ को इस प्रकार से लिखा जाता था, देवनागरी में इस तरीके से लिखा जाता है, बांग्ला भाषा में, मलयालम में आ को इस तरीके से लिखते हैं और तमिल भाषा में ब्राह्मी लिपि में आ को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है? तो ये जो है भारत की जो विभिन्न प्रकार की लिपियाँ हैं, उनकी उत्पत्ति प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही हुई है। ठीक? नेक्स्ट जो आपके लिए वर्क है, जिस जो वर्क मैं आपको हर वीडियो में देता हूँ, तो ये जो है आपको वर्क करना है, इसको पढ़ना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, उनको याद करके रखना है। ठीक है?